हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज हम लोग करने जा रहे हैं रिवाइज ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपर के अंदर आ चुके थे। और ये जो क्वेश्चन है मैंने वही क्वेश्चन लिए है जो कि कॉमन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माई ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और जो कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट प्रोवाइड करती है। और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है। तो ये जो क्वेश्चन है जो कि मई 2021 के अंदर आ चुके हैं। Write the importance of macroeconomics. What are the assumptions of classical theory of employment? What do you mean by flexibility of prices? Define the demand pull inflation. Define the stagflation. And explain the backward working of the multiplier. Write the relationship between the marginal propensity to save and marginal propensity to consume. Write the relationship between the marginal propensity to consume and the multiplier. So, what are the precautions which are required for the measurement of national income under product method? इसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? जैसे कि हम जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये लार्ज है, मतलब पूरी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स है उनको स्टडी करता है। यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम्स होती है उसको इकोनॉमी के हिसाब से देखते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। Macroeconomics defined as that branch of economics which studies economic activities, including issues like economic problem at the level of economy as a whole, aggregate demand, aggregate supply, national income, poverty, unemployment, etc. तो इम्पोर्टेंस जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी सिग्निफिकेंट। और ये हमें इकोनॉमी किस तरह से फंक्शन करती है, इकोनॉमी की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। और प्राइस लेवल के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको भी हम अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और उसी तरह नेशनल इनकम को स्टडी कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पे हम इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज को स्टडी करते हैं, तो ये गवर्नमेंट को सुटेबल पॉलिसी फ्रेम आउट करने में भी हेल्प करती है। और उसी तरह जो ट्रेड साइकिल्स होते हैं उनको हम अच्छी तरह से स्टडी और एनालाइज कर सकते हैं। और उसी तरह यहाँ पे क्या है कि जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अकाउंटिंग ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, और क्या हमें पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकें। और उसी तरह अगर हम बात करें तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो थ्योरीज है और प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और लोगों का मटेरियल वेलफेयर किस तरह से इन्हांस किया जा सकता है उसको भी असेस करने में हेल्प करती है। और इकोनॉमी की डेवलपमेंट किस तरह से हो सके डिटेल के अंदर प्लानिंग करने में भी हेल्प करती है। और जो डिफरेंट सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, ये तीनों सेक्टर जो है आपस में किस तरह से इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है उनको अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करती है। और उसी तरह इंटरनेशनल कंपैरिजन करने में भी हेल्प करती है, जैसे पर कैपिटा ऑफ इंडिया कंपेयर टू यूएसए, कंपेयर टू जापान एक्सेट्रा। Second question is, what are the assumptions of classical theory of employment? So these are the assumption of the classical theory of employment. क्लासिकल थ्योरी जो है वो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है। सेल लॉ कहता है कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है और एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट कुछ हस्तक्षेप नहीं करती, कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। अभी जो भी कुछ होता है वो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे होता है और क्लोज्ड इकोनॉमी है। और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है इनकम और एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट नहीं करती। मनी जो है इट्स एन ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और लेबर मार्केट और कमोडिटी मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन है। और जो एवरी पर्सन इज रैशनल और उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑब्जेक्टिव होता है। टेक्नोलॉजी जो है कांस्टेंट है और सोर्सेज की ऑप्टिमम एलोकेशन है। और वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्राइसेस जो है फ्लेक्सिबल है। और मनी और रियल वेजेस के अंदर डायरेक्ट रिलेशन है, जिस रेशियो में मनी वेजेस बढ़ती हैं उसी रेशियो में रियल वेजेस बढ़ती हैं। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर उनके अंदर इनक्वालिटी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस ढंग से चेंज होगा कि दोनों को इक्वलाइज कर दे। और उसी तरह जो प्रोडक्शन है दैट सब्जेक्ट टू दी
law of diminishing return. So the third question is related to the what do you mean by the flexibility of prices? यहाँ पे हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस। प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब क्लासिकल थ्योरी कहते हैं कि जब बेरोजगारी होती है तो वहाँ पे प्राइसेस कम हो जाती हैं। प्राइसेस कम हो जाती हैं तो जो उस चीज़ों की डिमांड करते हैं उनकी रियल इनकम, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज इन डिमांड से क्या होता है कि लेबर की डिमांड बढ़ जाती है और एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है और फुल एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिश हो जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड पुल इन्फ्लेशन या डिफाइन डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेफर टू ए सिचुएशन, अगर हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल पे हमारी जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, एग्रीगेट सप्लाई कम होती है और जिसकी वजह से क्योंकि एक्सेसिव डिमांड होती है तो इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो आउटपुट भी बढ़ता है और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या होता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है फिक्स होती है, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाती है। Before full employment, when aggregate demand increases, there is increase in output. But after full employment, increase in aggregate demand does not evoke any increase in aggregate supply और उसका रिजल्ट होता है कि प्राइस लेवल और बढ़ जाता है। तो ये डिमांड, एक्सेसिव डिमांड की वजह से क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अगर होती है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। अकॉर्डिंग टू शिपेरियो, अकॉर्डिंग टू डिमांड पर मतलब according to Shivario, demand pull inflation, the general price level rises because the demand for goods and services exceeds the supply available at the existing price. डिमांड पुल इन्फ्लेशन इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है। So what is stagflation? या define stagflation. Stagflation refer to a situation in which on one hand prices rise, एक साइड पे तो क्या होता है कि प्राइस राइज कर रही होती है बट प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई इंक्रीज नहीं होता। स्टैगफ्लेशन इन्वॉल्व इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइसेस एंड वेजेस एट द सेम टाइम। प्राइसेस भी बढ़ रही होती है, वेजेस भी बढ़ रही होती है बट लोगों को जॉब नहीं मिलती और फर्म को जो होते हैं कस्टमर नहीं मिलते जो वो चीज़ें प्रोड्यूस करते। तो व्हाट इज बैकवर्ड, एक्सप्लेन द बैकवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर शोज कि अगर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर डिक्रीज करते हैं तो इनकम के अंदर कोई गुना डिक्रीज होता है, जिसको हम रिवर्स एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर भी कहते हैं। जैसे इकोनॉमी है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से 10 करोड़ हो जाती है, इन्वेस्टमेंट जो है डिक्रीजेस बाय 10 करोड़। अगर मल्टीप्लायर 2 है तो इनकम जो रिड्यूस होगी 10 इंटू 2 20 करोड़। इसको हम ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है और इस साइड पे हम इनकम लेते हैं, इस साइड पे हम एक्सपेंडिचर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले जो इकोनॉमी होती है इस लेवल पे होती है और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 से डिक्रीज हो जाती है तो हमारी इनकम जो है वो 10 रह जाती है। यहाँ पे जो डिक्रीज इन इनकम हुआ है वो है 20 करोड़ का। ये जो है बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। एक्सप्लेनेशन को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई को यहाँ पे इस बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो 30 है और उसके बाद क्या होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट हम डिक्रीज कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीज बाय 10 करोड़, देन द अकाउंट ऑफ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है 81 शिफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, वहाँ पे इवन बिंदु पे आ जाता है और हमारी इनकम रह जाती है 30 से 10। तो हमारी इनकम जो है रिड्यूस हो गई है 30 से 10, 20 करोड़ का उसके अंदर जो है रिडक्शन हुआ है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दी एमपीएस एंड एमपीसी। एमपीएस जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है विच एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन सेविंग ड्यू टू द चेंज इन इनकम, रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय द चेंज इन इनकम। उसी तरह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है डाटा एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू द चेंज इन इनकम। तो यहाँ पे डेल्टा सी जो है डेट इज द चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा वाई जो है डेट इज द चेंज इन इनकम। तो एमपीसी जो है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई
और यहाँ पे एमपीएस जो है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। डेल्टा एस जो है डेट इज द चेंज इन सेविंग जब हमारी इनकम चेंज होती है। के अंदर जो रिलेशन है उसको हम इस तरह से डिपेक्ट कर सकते हैं कि एमपीसी जो है डेट इज लेस देन 1। इसका मतलब है कि जो पैसा हम कंज्यूम नहीं करते वो सेव होता है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सेविंग प्लस कंजम्पशन। एस जो है सेविंग है, सी जो है कंजम्पशन है, इज इक्वल टू वाई। अगर हमारी चेंज इन इनकम होती है तो उसका कुछ हिस्सा सेव करते हैं, कुछ हिस्सा हम कंज्यूम करते हैं। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा सी। अगर हम पूरी इक्वेशन को डेल्टा वाई से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, और उसी तरह जो डेल्टा सी है उसको डेल्टा वाई से, तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई 1 आ जाता है। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई जो है ये एमपीएस है, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई जो है ये एमपीसी है। तो इन दोनों का जो टोटल है डेट इज इक्वल टू 1। और अगर हमारे पास क्या है, मान लो एमपीसी की वैल्यू दी हुई है तो हम 1 माइनस एमपीसी करके उसकी एमपीएस की वैल्यू निकाल सकते हैं। So the next question is the what is the relationship between MPC marginal propensity to consume and multiplier। अगर हम बात करें मल्टीप्लायर और एमपीसी के, तो मल्टीप्लायर और जो एमपीसी है इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा एमपीसी ज़्यादा होगा उतना ही मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर एमपीसी इज मोर देन वी विल स्पेंड लार्ज पार्ट ऑफ द इनकम ऑन द कंजम्पशन, और जिससे क्या है कि दूसरे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉल टू जीरो। तो मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द एमपीसी। एमपीसी होता है कि जब हमारी इनकम चेंज होती है तो कंजम्पशन, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, बट कंजम्पशन उस रेशियो में इंक्रीज नहीं होती। एमपीसी जो है डेट इज द डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, बट वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर जो है वो एमपीसी ही डिटरमिन करता है। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि ये जो मल्टीप्लायर का फार्मूला है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा इन्वेस्टमेंट। डेल्टा वाई जो है डेट इज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई जो है डेट इज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और हमें पता है कि वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अगर इनकम के अंदर चेंज होती है तो उसका कुछ पार्ट कंज्यूम होता है और कुछ पार्ट इन्वेस्ट होता है। डेल्टा आई जो है डेट इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो ये इक्वेशन है, यहाँ पे अब हमने डेल्टा चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो आ जाती है चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। तो वहाँ पे हम वो वैल्यू डाल देते हैं डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब ये वाली इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से डिवाइड किया तो 1 आ गया, नीचे हमने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी जो है हमें पता है एमपीएस के बराबर है। अगर मान लो हमारी एमपीसी की वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ पे हमारा जो है एमपीएस जो है वो है 1/4। तो एमपीएस जो हमारा मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू 4 आ जाती है। तो जो मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, बट जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसके अंदर इसका डायरेक्ट रिलेशन है। जितना एमपीसी ज़्यादा होगा उतना ही मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो लास्ट क्वेश्चन इज प्रिकॉशन रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट मेथड के, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट मेथड या वैल्यूएशन से, तो उस वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो अगर हम सेकेंड हैंड गुड्स जो हैं अगर वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर से ही परचेज करते हैं तो उनको हमने काउंट नहीं करना, बट अगर वो बाहर से हम खरीदते हैं तो इंक्लूड करना है, क्योंकि जब हम विद इन इंडिया ही सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है तो उसमें ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, तो उसको हमने वैल्यू एडेड में नहीं लेना। बट जब हम सेकेंड हैंड चीज़ें जो है सेल या परचेज करते हैं तो उसके अंदर कमीशन मिलता है, उसको हम इंक्लूड करते हैं वैल्यू एडिशन के अंदर, क्योंकि कमीशन जो है डेट इज द रिवॉर्ड फॉर दी सर्विसेज जो हम सेल और परचेज के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। और उसी तरह जो वो अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट अपनी मतलब जो फैक्ट्री के कंजम्पशन के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं या अपने कंजम्पशन के लिए करते हैं तो उनको इंक्लूड करते हैं, और जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनकी वैल्यू को हम नहीं करते।
बट उसी तरह अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको हम इंक्लूड करते हैं। और उसी तरह क्या है कि जैसे ऑनर जो है अपना बिजनेस के अंदर अपना बिल्डिंग यूज करता है तो उसका हम इम्प्यूटेड रेंट, नोशनल रेंट जो है इंक्लूड करते हैं। हाँ, अगर सर्विसेज जो है सेल्फ कंजम्पशन के लिए है तो उसको कंसिडर नहीं करते। एक टीचर जो है अगर वो स्कूल में टीच करता है क्योंकि वहाँ पे वो उसके बदले में वैल्यू रिसीव कर रहा है तो वो इंक्लूडेड होगी। बट वही टीचर अगर अपने घर में बच्चे को टीच करता है तो वो जो है नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो है नहीं इंक्लूड की जाती। वैल्यू एडेड इन गवर्नमेंट सेक्टर जो है जस्ट इक्वल टू द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के, बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करना मुश्किल है। और उसी तरह क्या है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल जो है कॉर्पोरेट और हाउस होल्ड सेक्टर अपने खुद के लिए प्रोड्यूस करता है तो उसकी नोशनल वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं।